मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम चर्चा करेंगे 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के बारे में यानी स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के मामले में एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है और उस फैसले को लेकर के कुछ लोग बहुत ही उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो समर्थक लोग हैं, वे इसका विरोध कर रहे हैं। विवाद भी हो गया है। तो हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो फैसला क्या है और फैसला क्यों आया और विवाद क्या है। आपने अगर नहीं इस फैसले की जानकारी कभी ली होगी तो कृपया आप हिंदू में ये जो खबर प्रकाशित हुई है, 9 अप्रैल को ये खबर प्रकाशित हुई थी, उसे देखना चाहेंगे और समझना चाहेंगे। वैसे ये जो फैसला है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है, इसलिए उसको समझना चाहेंगे। तो फैसले को समझने के पहले हम ये समझें कि फैक्ट ऑफ द केस क्या था। फैक्ट ऑफ द केस यह था कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है तमिलनाडु का, उसने कुछ बिल पास किए और जैसा कि संविधान में प्रावधान है अंडर आर्टिकल 200, उन बिलों को सहमति के लिए, मंजूरी के लिए गवर्नर तमिलनाडु को भेज दिया। वो बिलों की संख्या 10 थी। कई बिल थे, कई अन्य भी चीज़ें थी, लेकिन 10 बिलों की बात इसमें आई हुई है। तो 10 बिलों को उन्होंने भेज दिया, लेकिन महामहिम उन बिलों पर मंजूरी देने की बजाय बैठ गए। कहा जा सकता है कि उन्होंने उसे अनिर्णित रखा, लंबित रख दिया, और कारण कुछ नहीं बताया क्यों उन्होंने अनिर्णित रख दिया। उसके बाद तमिलनाडु सरकार काफ़ी परेशान हुई और वह जो है सो सुप्रीम कोर्ट में गई। 27 के नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने यह जो ही मामला सुनवाई पर आया, तो ही गवर्नर ने उन बिलों को वापस लौटा दिया लेजिस्लेचर को, और फिर बिल पास करके आ गए। जब बिल पास करके आ गए, उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया। अब मामला ये हुआ कि गवर्नर की शक्तियाँ, इस पे उस केस में सुनवाई शुरू हुई। गवर्नर की शक्ति क्या है? तो अनुच्छेद 200 गवर्नर की इस मामले में शक्तियों के बारे में बताता है क्या शक्तियां हैं। अगर कोई बिल लेजिस्लेचर के द्वारा पारित करके गवर्नर के पास आता है, उनके पास 3 ऑप्शन है। पहला है एसेंट देंगे यानी मंजूरी देंगे, दूसरा है कि उस पर अपने मंजूरी को रोक रखेंगे, और तीसरा है कि राष्ट्रपति महोदय को भेज देंगे। लेकिन ये भी कहा गया है कि यदि वे मंजूरी नहीं दे रहे हैं और अगर वो उस बिल को रोक करके रख रहे हैं, तो निश्चित तौर से वे वापस करेंगे लेजिस्लेचर को अपने कुछ सुझावों के साथ, रिकमेंडेशंस के साथ, और ये कहेंगे कि इस पर विचार कीजिए और दोबारा इस बिल पर कार्रवाई आप करके हमें भेजिए। लेकिन अगर उनके द्वारा दिए गए सुझावों को, या अगर सुझाव नहीं भी देते हैं, तभी उस बिल को लेजिस्लेचर अगर दोबारा पारित करके भेजता है, तो महामहिम को हर हाल में उसकी मंजूरी देनी होगी। लेकिन इस मामले में जैसा मैंने कहा, महामहिम ने क्या किया कि लंबे समय तक बिल पर बैठे रहे, अपने कंसेंट को विदहोल्ड करते रहे, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने बिल को लौटा दिया बिना किसी कारण बताए, बिना कोई रिकमेंडेशन किए। और जब बिल दोबारा पास होकर के आ गया, उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया। राष्ट्रपति ने उसमें से एक बिल को मंजूरी दी, 7 बिल को रिजेक्ट कर दिया, और 2 बिलों को अपने पास रोक के रख लिया। इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत अगर दूसरी बार वो बिल पास होकर के आपके पास आ जाता है, तो गवर्नर कोई अधिकार ही नहीं कि राष्ट्रपति को भेजे। राष्ट्रपति को वो पहले ही भेज सकते थे, किंतु रिपास होने के बाद वो नहीं भेज सकते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं गवर्नर का जो एक्शन है वह उचित नहीं है। चूँकि इस बात जब बहस होने लग गई, तो बहस में ही बात आई, जो सरकार के पक्ष से जो कहा गया, जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि विदहोल्ड कंसेंट का मतलब होता है कि वे जब तक चाहें इसको विदहोल्ड करके रख सकते हैं, अपने मंजूरी को विदहोल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कोर्ट ने इसी बीच पंजाब के मामले में एक फैसला दिया था, जो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर के नाम से जाना जाता है, और 2023 में दिया था, क्योंकि वहाँ पर भी जो गवर्नर हैं उन्होंने रोक दिया था। और मित्रों, ये अकेला मामला नहीं है,
तेलंगाना में भी यही हुआ और केरला में भी हुआ है, और केरला का तो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चला आ रहा है। तो इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाले केस में, यानी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जो है सो विदहोल्ड कंसेंट का मतलब ये नहीं कि अनंत काल तक उस पर बैठे रह जाएंगे। कारण होना चाहिए, क्यों आप उसको नहीं मंजूरी दे रहे हैं। बिना कारण दिए आप चुपचाप बैठे रह जाएंगे, क्योंकि जो प्रोविजो है अनुच्छेद 200 का, वो कहता है कि जितनी जल्दी पॉसिबल है, संभव है, आप उस बिल को अपने रिकमेंडेशन या अपने मैसेज के साथ लौटा देंगे। यानी बैठने का मतलब ये नहीं होता कि आप अनंत काल तक बैठेंगे, आप लौटा दीजिए। आप सहमत नहीं है किस आधार पे, आप भेज दीजिए, दोबारा वो पास करके उसी प्रोविजो के तहत भेजेंगे तो आपको सहमति देनी होगी। अब हुआ क्या कि जो बिल इन्होंने भेज दिए थे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जैसा मैंने कहा कि उसमें से एक बिल को मंजूरी दी, 7 को रिजेक्ट कर दिया और 2 को अभी भी अपने पास रखे हुए हैं। वह अनुच्छेद 201 है जो कहता है कि राष्ट्रपति डिक्लेयर करेंगे कि बिल को मंजूरी दे रहे हैं या बिल को विदहोल्ड कर रहे हैं, और अगर वो रोके रखेंगे बिल को तो उन्हें लौटाना होगा। एक समय सीमा उसमें दी गई है 201 में। प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द हाउस एज द केस मे बी, द हाउसेज और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टुगेदर विद द मैसेज as is mentioned in the first proviso to Article 200, and when the bill is so returned, the House or Houses shall reconsider it accordingly within a period of 6 months. यानी वो लौटा दिया जाएगा और 6 महीने के अवधि में जो भी मैसेज हाउस को पहुंचेगा, लेजिस्लेचर को पहुंचेगा, तो विचार करके उस बिल को पास करेंगे, राष्ट्रपति महोदय के पास आएगा, और तब ये नहीं कहा गया कि राष्ट्रपति महोदय उस पर क्या करेंगे। कोर्ट ने ये कहा कि एक समय सीमा देनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि यदि समय सीमा नहीं दी जाएगी तो फिर इस तरह की अराजकता की स्थिति बनी रहेगी। तो उसने समय सीमा किस रूप में निर्धारित की, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। उसने कहा कि आप गवर्नर के बारे में कहा कि यदि आपके पास लेजिस्लेचर से पास होकर के बिल आता है, और स्वाभाविक है कि आपको जो मंत्रिपरिषद है उसी के एड एंड एडवाइस पर काम करना होता है, तो जो बिल आपके पास होकर आएगा आप 1 महीने तक उसे रोके रख सकते हैं, और अगर आपको राष्ट्रपति महोदय को भेजना है तो 3 महीने की अवधि में आप राष्ट्रपति महोदय को भेज सकते हैं। और यह भी कहा कि अगर आपने उसको रोके रखा है तो 3 महीने के अंदर कारण बताते हुए, या अपना कोई मैसेज हो, कोई आपका रीजन हो, कोई रिकमेंडेशन हो, तो उसे बताते हुए आप पुनः वापस लौटा देंगे लेजिस्लेचर को। और अगर लेजिस्लेचर उस बिल को पास करके दोबारा भेजता है, चाहे आपके रिकमेंडेशन को माने या नहीं माने, आपको उसको उसमें मंजूरी दे देनी है। यानी दूसरे शब्दों में जो संविधान कहता है वो ये नहीं कहता कि गवर्नर की इच्छा जैसी होगी वो किसी बिल को मंजूरी देगा अथवा नहीं देगा। ये सही है कि अनुच्छेद 200 में कोई टाइमलाइन निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 142 अनुच्छेद के अंतर्गत पूर्ण न्याय देने के लिए जरूरी है कि एक समय सीमा जरूर बता दी जाए, वरना इस प्रकार से जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे लेजिस्लेचर में आते हैं उनका तो मतलब अधिकार का ही एक तरीके से अपहरण हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, और गवर्नर के माध्यम से अतिक्रमण हो तो उचित नहीं है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि गवर्नर फ्रेंड, फिलॉसफर और गाइड होता है, और वह एक चतुर परामर्शदाता होता है, लेकिन प्रस्तुत मामले में लगता है कि बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के पास अगर गवर्नर भेजते हैं, तो जैसा 201 में मैंने बताया कि गवर्नर के द्वारा भेजे गए मामले में अगर राष्ट्रपति को लगता है कि मंजूरी नहीं देनी है, तो वह जैसा मैंने पढ़ के सुनाया कि उसे लौटा देना और 6 महीने के अंदर पुनः आता है। इसके बाद वो क्या करेंगे उन पर निर्भर करता है। लेकिन कोर्ट ने उन्हें भी 3 महीने की एक समय सीमा दे दी कि 3 महीने के अंदर आप या तो मंजूर कीजिए या आप उसे वापस लौटा दीजिए। बट यह भी कहा कि यदि आप मंजूर नहीं करते हैं, अगर दूसरी बार भी आएगा मंजूर नहीं करते हैं या कभी मंजूर नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये जस्टिसेबल होगा। उन्होंने, कोर्ट ने जो मोनार्क है इंग्लैंड का, उससे संबंधित एक मामले की व्याख्या करते हुए बताया कि हमारे राष्ट्रपति की जो भूमिका है उसी मोनार्क की तरह है, और जो भी पार्लियामेंट से आना है या जो भी लेजिस्लेचर से आना है उस पर उसे कार्रवाई करनी है। आप कल्पना करें कि अगर संसद में कोई बिल पास हो और राष्ट्रपति महोदय के पास जाए और राष्ट्रपति महोदय उस पर बैठ जाएं तो क्या होगा। अब तो देखा ही जा रहा है कि रातों रात भी
राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल जाया करती है। तो ये भी एक समय सीमा तय कर दी। अब इसका परिणाम यह हुआ कि जब कहा कि यह गवर्नर को अधिकार ही नहीं था कि दूसरी बार राष्ट्रपति को भेजा जाना है, चूंकि जो पास होकर के आएगा उन्हें अपनी मंजूरी देनी थी प्रस्तुत मामले में, लेकिन उन्होंने भेज कर गलत किया। यह असंवैधानिक काम है, बिल्कुल गैर संवैधानिक काम है, कोर्ट ने कहा। इसलिए कोर्ट ने एक असाधारण फैसला करते हुए कहा कि जो 10 बिल हैं वह 10 बिल पास माने जाएंगे, मंजूर माने जाएंगे, गवर्नर की मंजूरी मान ली जाएगी, भले ही राष्ट्रपति ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो या जो कर दिया हो। और उसका परिणाम ये निकला मित्रों, जो इसलिए मैंने असाधारण कहा, या ऐतिहासिक भी कह सकते हैं, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड है कि पहली बार स्वतंत्र भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक गवर्नर के कारण, एक गवर्नर के इनेक्शन के चलते उन बिलों को बिना मंजूरी के नोटिफाई कर दिया गया है कानून के रूप में। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि खराब हुआ, कुछ लोग कह सकते हैं अच्छा हुआ। अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नर को अगर अधिकार संविधान ने नहीं दिया तो बिलों पर अनंत काल तक बैठा रह जाए, एज सुन एज पॉसिबल कहा कि आप वापस कर दीजिए और फिर जब दोबारा आए तो आप उस बिल पर मंजूरी दे दीजिए, तो गवर्नर को तो ये सोचना चाहिए, वो भी प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे भी सोचना चाहिए कि जो काम चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से चले, संविधान सम्मत काम हो। और राष्ट्रपति को भी भेजने के लिए उसे कारण बताना होता है कि क्या यह राज्य केंद्र संबंधों पर प्रतिकूल असर डालेगा, क्या यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, या अगर हाई कोर्ट के किसी शक्ति को कम करना चाहता हो बिल के माध्यम से, कानून के माध्यम से, स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट, तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। संविधान में दिया हुआ है। और 142 बहुत स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करना है, वो बाध्य है पूर्ण न्याय करने में। तो ऐसे मामले में जब गवर्नर साहब बैठ गए, जब गवर्नर साहब ने असंवैधानिक काम करके और उसे राष्ट्रपति को दोबारा भेज दिया, तो लटकाने वाली बात हुई। लटकाने की बात एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये बहुत मैच्योर काम नहीं रहा। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब इसको मान लिया जाएगा कि मंजूर। अब जो विरोध में स्वर आ रहे हैं वह स्वर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से आ रहे हैं। पहला स्वर आया है केरल के राज्यपाल का। वे कह रहे हैं कि ओवररिच है, चूंकि समय सीमा अनुच्छेद 200 में तय नहीं की गई है या 201 में तय नहीं की गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा तय की मामलों के डिस्पोजल का, वह बिल्कुल ही गलत है, ओवररिच है, यह वो नहीं कर सकते। यह पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र की बात है कि वो ऐसा कानून बनाए, उसमें समय सीमा निर्धारित करे। केरल के राज्यपाल इसलिए बात कह पा रहे होंगे शायद क्योंकि केरल में भी इनके पूर्व जो भी राज्यपाल महोदय, उनके पूर्व जो राज्यपाल महोदय थे, वे भी बहुत सारे बिलों पर बैठ जाते थे और कई बिलों को उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया। और स्थिति यह उत्पन्न हुई कि केरल सरकार और महामहिम के बीच के संबंध बहुत ही खराब हो गए और जो भी कारण रहा हो वे अब बदल करके दूसरे राज्य में चले गए। लेकिन हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, जो बहुत ही संवैधानिक पद नंबर 2 वाले संवैधानिक पद वाले हैं और विद्वान व्यक्ति हैं, उनका आदर है, लीगल फ्रेटर्निटी में भी उनका आदर है, कानून के जानकार हैं। उन्होंने 3 बातें उठा दी और तल्ख भाषा में उठा दी। पहली बात उन्होंने उठा दिया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुपर पार्लियामेंट बन गया है, वो लेजिस्लेट भी कर रहा है, कानून भी बना रहा है और इसके साथ साथ कार्यपालिका के भी काम कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि जो अनुच्छेद 142 है, उस अनुच्छेद को सुप्रीम कोर्ट न्यूक्लियर मिसाइल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और वो जनतंत्र को, प्रजातंत्र को, गणतंत्र को वह प्रहार करके ख़त्म करना चाहता है। अब आप सोचें, संविधान निर्माताओं ने 142 बनाया था बहुत सोच समझ करके और सुप्रीम कोर्ट को उसका अधिकार दिया था। क्या कहते हुए अधिकार दिया था? यदि कोई मामला, मैं उसको पढ़ता हूँ आपके सामने जिससे आपको चीज़ें स्पष्ट होंगी, अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हो जानने के लिए। सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन का प्रयोग करते हुए यदि कोई मामला उसके सामने पेंडिंग है तो कोई भी ऐसा आदेश पास कर सकता है जो उस मामले में कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय देने के लिए जरूरी हो। और यह जो कंप्लीट जस्टिस के रूप में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो पूरे देश भर में, पूरे राष्ट्र भर में वह लागू होगा
यह शक्ति उसको दी गई, इन्फोर्सेबल होगा, सारे कोर्ट उसको मानेंगे, यह चीज़ होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस 142 का इस्तेमाल किया। ध्यान दीजिए, पहली बार नहीं किया, इसके पहले भी कई बार किया है। और दो मामले जो मुझे स्मरण आ रहे हैं, एक तो महाराष्ट्र के गवर्नर ने बिना मेजॉरिटी को प्रूव कराए, क्योंकि मुंबई जजमेंट में दिया हुआ है कि जो मेजॉरिटी है वह सदन के अंदर प्रूव की जाएगी, तो बिना उस मेजॉरिटी को प्रूव कराए जब कुछ लोग चले गए कि हमने शिवसेना छोड़ दी, तो उन्होंने उनको शपथ दिलवा दी। उसे सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत असंवैधानिक माना था, लेकिन असंवैधानिक मानने के बावजूद उसने सरकार को बहाल नहीं किया था। पिछली सरकार थी, बहाल नहीं किया था। अब क्यों नहीं किया था, उसके अलग कारण हो सकता है, अलग उसके आर्गुमेंट हो सकते हैं, उसमें मैं नहीं जाता। दूसरा मामला चंडीगढ़ में नगर निगम में, आप याद कीजिए, वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसको बनाया गया था, जो काउंटिंग कर रहा था, वो बिल्कुल कैमरे के नज़र में वो बाकायदा जो दूसरा दल था उसके जो वैलिड पेपर्स थे, बैलेट पेपर्स थे, उसको खारिज कर रहा था, वो खुद डिफेंस कर रहा था, ये दिखाई पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस देते हुए 142 के अंतर्गत कहा कि जो उसने डिक्लेयर किया है जिनको, वह असंवैधानिक माना जाएगा, और जिसके साथ मेजॉरिटी थी उसे ही संवैधानिक माना जाएगा, वही मेयर बन जाएगा। अब याद करें कि इस बीच दल बदल करा लिया गया था, या हो गया था, जो भी स्थिति हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोबारा इलेक्शन अभी नहीं होगा, यह होगा, यह हो जाएगा। तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए किया गया है। लेकिन हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं वे इस बात से लगता है कि सहमत नहीं हैं। जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने तो एक मामले में, जो वक्फ से संबंधित मामला है, कह दिया कि अगर संसद ने कोई कानून पास कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है, जुडिशल रिव्यू की बात करता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून पास नहीं करेगा, या जो स्टेट है ऐसा कोई कानून, यानी इसमें लेजिस्लेचर स्टेट का भी आ जाता है, या जो भी अथॉरिटीज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक जो हमारे अधिकार हैं उनका उल्लंघन करता हो। और 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाने का अधिकार दिया गया है, हालांकि अनुच्छेद 226 के तहत भी जाया जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं करेगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, या नहीं देखेगा कि जो आपने कानून पास किया है पार्लियामेंट ने, वह कानून संवैधानिक है अथवा नहीं है। ये समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान ने प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। इसलिए जो कार्यपालिका है, चाहे विधायिका है, अगर वो ऐसा कुछ करती है जो निश्चित तौर से संविधान के अनुसार नहीं है, तो लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट 142 के अंतर्गत कंप्लीट जस्टिस देने के दृष्टिकोण से फैसले करेगा। इन फैसलों की जो आलोचना कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि संवैधानिक दृष्टिकोण से उनसे सहमत हुआ जा सकता है। अन्य कारण हो सकते हैं, हमारा संबंध उन अन्य कारणों से नहीं है, लेकिन संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट इज मैंडेटेड to exercise its power and jurisdiction under Article 142 to give complete justice in the matter, and whatever Supreme Court decides is enforceable throughout the territory of India. लेकिन अगर कोई संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाते हैं और तल्ख भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भाषा जो महामहिम उपराष्ट्रपति ने इस्तेमाल किया है, मैं आपके सामने नहीं कहना चाहता, वो मेरे दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो मित्रों, आपने हमारी बात सुनी और आपने भी विचार किया होगा, और आप ज़रूर उस फैसले को पढ़ेंगे और जो विवाद हो रहा है उसको ज़रूर देखेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।